नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला में आज हमारी ये 6वीं क्लास है और आप लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है साथियों, करीब 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसी समय एक अचानक से एक पुरास्थल प्राप्त होता है जिसका नाम है हड़प्पा। साथियों, इस पुरास्थल से लोग बहुत सारी ईंटें निकाल कर ले जाने लगे, लेकिन किसी ने इस पुरास्थल का महत्व नहीं समझा, इसकी उपयोगिता नहीं समझी और बराबर निरंतर उसको नष्ट करते रहे, उसकी ईंटों को निकाल कर अपने उपयोग में लेते रहे। साथियों, इस समय की या इस स्थान की जानकारी बहुत पहले, लगभग 1826 की बात है, एक व्यक्ति हुए हैं चार्ल्स मैसन, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इसकी महत्ता की तरफ उस समय किसी का ध्यान नहीं गया। तो हमने आपको बताया कि लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात है कि जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय अचानक से एक पुरास्थल प्राप्त होता है, एक पुरास्थल मिलता है जिसका नाम क्या है साथी? हड़प्पा। और इस पुरास्थल से लोग यहाँ से ईंटें आदि निकाल कर ले जाने लगे और इसे नष्ट करने लगे। साथियों, इसकी उपयोगिता को नहीं समझा गया। उस समय इसकी उपयोगिता नहीं समझी गई। ठीक साथी, 1826 की बात है। 1826 में एक व्यक्ति हुए हैं चार्ल्स मैसन ने इस पुरास्थल के बारे में बताया था और उस समय भी प्यारे साथी इनकी इस जानकारी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया और धीरे धीरे लोग जब ईंटें निकालते रहे, ये और खंडहर बनता चला गया। साथी, ये जो हड़प्पा जो पुरास्थल है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के, ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के कोने पर यह सभ्यता जन्मी थी। ये यहाँ पर ये पाकिस्तान पड़ता है
और ये उत्तर पड़ता है, ये पश्चिम, और उत्तर पश्चिम भाग में ही करीब करीब इस भाग में ये सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता ने यहीं पर क्या किया था साथी, यहीं पर जन्म लिया, विकसित हुई और यहीं पर नष्ट हो गई। ठीक साथी, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये सभ्यता जन्मी, वहीं पर इसका विकास हुआ और वहीं पर प्यारे साथियों क्या हो गया, ये नष्ट हो जाती है। इस पुरास्थल से हड़प्पा से लगभग 1853 की बात है। 1853 में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको यहाँ से 1853 में एक मोहर प्राप्त हुई थी और इस मोहर में प्यारे साथी क्या था, इस मोहर में एक बैल का चित्र था, एक बैल था, बैल का चित्र, और इसमें 6 अक्षर लिखे हुए थे। 6 अक्षर लिखे थे। कितने अक्षर लिखे थे साथी? 6 अक्षर लिखे थे। लेकिन इन्होंने भी इसके महत्व को नहीं समझा, इसकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया और इन अक्षरों का क्या मतलब था, अर्थात इन अक्षरों के मतलब को, इनके अर्थ को नहीं समझा जा सका। उस समय की जो लिपि थी प्यारे साथी पढ़ी नहीं जा सकी थी और इसीलिए इसके महत्व को कहीं न कहीं समझा नहीं गया था। और ये जो लिपि थी, इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। साथ ही ऐसा समय, जिस समय में लिपि के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हों लेकिन पढ़े ना गए हों, उस समय को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल में इस संस्कृति को रखा गया। ठीक है साथी, इसके कई नाम हैं। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सभ्यता के या इस सभ्यता के कई नाम हैं। जैसे इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता। इसी तरीके से इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है साथी, इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। ये जो सिंधु सभ्यता नाम दिया था, अर्थात इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहकर जो पुकारा था या जो नाम दिया था, वो किसने दिया था? जॉन मार्शल, इन्होंने ये नाम दिया था। और जो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, ये क्यों पड़ा साथी? क्योंकि इस संस्कृति का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था या पहला पुरास्थल प्राप्त हुआ था या सर्वप्रथम जहाँ से जानकारी मिली थी, वो हड़प्पा नामक स्थान ही था। इसलिए इस पूरी संस्कृति को क्या नाम दिया गया? हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता।
सर्वप्रथम यहीं से इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा, या हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है साथी। 1921 से पहले इस सभ्यता के बारे में कोई विशेष जानकारी हासिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 1921 में एक व्यक्ति हैं दयाराम साहनी। इन्होंने इस स्थल की खुदाई कराई। ठीक। और उस समय किसके निर्देशन में खुदाई हुई थी? किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में खुदाई की गई थी। उस समय ये क्या थे? पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ठीक साथी। तो इनके समय में ये खुदाई कराएगी और उस समय ये पुरातत्व विभाग के क्या थे साथी? महानिदेशक थे। 1921 से पहले इसके बारे में कोई भी जानकारी जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अगर हम इन स्थानों को मैप में देखें तो ये जो स्थान है हड़प्पा, अगर हम इसको मैप में देखते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? मैप में इसको देख लेते हैं एक बार। ये इधर से आपका ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है साथी। यहाँ से ये वाला जो प्रांत है ये पंजाब प्रांत हो गया पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत। ये वाला प्रांत ये सिंध प्रांत हो गया, सिंध प्रांत। और ये वाला जो प्रांत है ये बलूचिस्तान। ठीक है साथी, ये हो गया बलूचिस्तान। अब ये जो सिंधु नदी है वो यहाँ से निकल करके इस तरीके से आती है और यहाँ पर अरब सागर में यहाँ गिर जाती है। ठीक है साथी। यहाँ से रावी नदी निकलती है और इस तरीके से यहाँ इसमें मिल जाती है। तो ये जो हड़प्पा स्थान है ये कौन सी नदी है? रावी। और ये नदी है सिंधु। ठीक, सिंधु नदी, रावी नदी। ठीक है। हड़प्पा जो पड़ता है वो यहाँ पड़ता है, ये है हड़प्पा। ठीक साथी। तो जो हड़प्पा स्थान है ये रावी नदी के किस तट पर पड़ता है? बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक। और ये जो स्थान पड़ता है ये जिला पड़ता है मांटगोमरी जिला। प्रांत कौन सा पड़ता है? पंजाब प्रांत और देश पाकिस्तान। ठीक साथी। और इसकी खुदाई किसने कराई थी 1921 में? दयाराम साहनी ने। ठीक है। इसी तरीके से एक स्थान है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो पड़ता है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो। ठीक साथी। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के
दाहिने तट पर पड़ता है। ठीक, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, और ये जो स्थान पड़ता है ये लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक, और इसकी जो खुदाई कराई थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराई थी। ठीक साथी, किसने कराई थी? राखलदास बनर्जी ने। तो हड़प्पा जो पड़ता है वो रावी नदी के बाएं तट पर हो गया, और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत में, और ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पड़ता है? ये सिंध प्रांत में। ठीक है साथी, आगे देखते हैं। इस सभ्यता के कालक्रम में बहुत सारे मतभेद हैं। अलग अलग इतिहासकार इस सभ्यता को अलग अलग समय देते हैं। जैसे इस सभ्यता के कालक्रम में विभिन्न मतभेद हैं। जैसे एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है सर जॉन मार्शल, और ये बताते हैं कि इस सभ्यता का जो समय काल रहा वो साथी इन्होंने बताया कि 3250 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के और 2750 ईसा पूर्व तक रहा। कितना बताया? 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक इन्होंने कार्यकाल बताया है। ये कार्यकाल इसलिए आपको बता रहा हूँ, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि किस व्यक्ति ने इस सभ्यता का इतना कार्यकाल बताया, या किस व्यक्ति ने इस सभ्यता का सबसे निम्न समय बताया। ठीक है, या किस व्यक्ति ने इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा समय बताया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने प्यारे साथी इसका जो कार्यकाल बताया वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, और इन्होंने बताया है 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक साथी, एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है अर्नेस्ट मैके, और इन्होंने जो कार्यकाल बताया वो बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इसी तरीके से एक और व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है डीपी अग्रवाल। तो डीपी जो अग्रवाल हैं इन्होंने जो समय बताया है, डीपी अग्रवाल, इन्होंने 2350 से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक बताया है। एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स। प्यारे साथी, माधव स्वरूप वत्स ने इस सभ्यता का बहुत ही लंबा समय बताया है। और कितना बताया? 3500 ईसा पूर्व से लेकर के
2500 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 वर्ष बताया है। ठीक साथी। इसके बाद एक व्यक्ति हुए अगले हुए हैं फेयर सर्विस, और इन्होंने जो कार्यकाल बताया वो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। ठीक साथी। इसी तरीके से रेडियो एक्टिव विधि द्वारा कितना समय बताया गया, तो इसके द्वारा भी 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया। किसी किसी पुस्तक में आप लोगों को 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है साथी। तो जो भी ऑप्शन में हो आप उस तरीके से इसको टिक लगाना है। ठीक है। तो जो सर जॉन मार्शल हैं, आप देख रहे हैं कि इन्होंने 2750 ईसा पूर्व तक ही इस सभ्यता को बताया है। अर्थात सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का सबसे निम्नतम समय काल बताया है। क्या बताया है? सबसे निम्न समय बताया है। इन्होंने इस सभ्यता का सबसे निम्न समय बताया है। निम्न समय बताया है। ठीक है साथी। इसी तरीके से अगर हम अर्नेस्ट मैके की बात करें तो इन्होंने 2800 से 2500 बताया। इसका मतलब इन्होंने केवल 300 वर्ष बताया है। ठीक है साथी। अर्थात इन्होंने सबसे कम समय काल बताया। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। ठीक साथी। अर्नेस्ट मैके ने सबसे कम समय बताया, और जो माधव स्वरूप वत्स हैं इन्होंने इस सभ्यता का समय कितना बताया? 1000 वर्ष बताया। अर्थात इन्होंने इस सभ्यता का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल बताया। ठीक है साथी। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किसने सबसे लंबा कार्यकाल बताया या फिर कितना बताया। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक। तो जो रेडियो एक्टिव विधि है इसके द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या फिर 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ये बताया गया है। ठीक। ये जो विधि है इस विधि से केवल कार्बनिक पदार्थों या कार्बनिक वस्तुओं की आयु या समय का पता लगाया जाता है। ठीक साथी। हमने पिछली क्लास में शायद बताया था आप लोगों को कि वायुमंडल में 3 प्रकार के कार्बन के समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन के जो समस्थानिक हैं, कार्बन के समस्थानिक 3 प्रकार के वायुमंडल में पाए जाते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है साथी। ये दोनों अरेडियो एक्टिव होते हैं। अरेडियो एक्टिव और ये वाला जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव। ठीक साथी। तो
इन दोनों के अनुपात का अर्थात कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात को देख करके हम कार्बनिक वस्तुओं की आयु का पता लगा लेते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, तो वो क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी कार्बन 14 की क्या क्रियाविधि है, कार्बन 14 का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी आपको विधिवत और डिटेल से जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया होगा। तो कार्बन 14 पद्धति से सबसे पहले किस वस्तु का साथी पता लगाया गया था? किस वस्तु का पता लगाया गया था? तो वो देवदार वृक्ष था। देवदार वृक्ष, इसकी आयु का पता लगाया गया था और ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना था। 10,000 वर्ष पुराना था, ठीक है। और जो कार्बन 14 पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति या विधि, इसकी जो जानकारी दी थी वो एक व्यक्ति थे, लिब्बी महोदय। कौन थे? लिब्बी महोदय। इन्होंने इसकी जानकारी दी थी, ठीक है साथी। और इसीलिए इनको रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है साथी। क्या मिला? लिब्बी महोदय ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही ये जानकारी दी थी और देवदार वृक्ष की आयु का पता लगाया था जो मैक्सिको से प्राप्त हुआ था, ठीक है साथियों। ये जो सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं के समकालीन थी, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये सभ्यता, जो ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, उससे ये सभ्यता पुरानी थी। इस सभ्यता के निर्माण के बारे में भी बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्यों के आगमन से बनी थी ये सभ्यता, इसका निर्माण आर्यों ने किया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण सुमेरियन ने किया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण द्रविड़ लोगों ने किया था। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक व्यक्ति हुए हैं साथी जिनका नाम है लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। ये कहते हैं कि इस सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया है। आर्यों ने किया है। किसने किया है? आर्यों ने किया है, ठीक है साथी। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। ये कहते हैं कि इसका निर्माण सुमेरियन ने किया है, सुमेरियन लोगों ने किया है, ठीक। इसी तरीके से हमने एक नाम और है मैके महोदय। एक नाम है गार्डन चाइल्ड हो गया, एक नाम है व्हीलर महोदय ने, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने भी साथ ही सुमेरियन लोगों द्वारा ही इस सभ्यता के निर्माण को बताया है। इन्होंने भी क्या कहा कि सुमेरियन लोगों द्वारा इस सभ्यता का
निर्माण हुआ। ठीक है साथी। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है राखलदास बनर्जी, और इन्होंने ये कहा कि इस सभ्यता का निर्माण द्रविड़ लोगों ने किया है, द्रविड़ लोगों ने किया है। ठीक साथी। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बताया कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया? आर्यों ने किया। गार्डन चाइल्ड ये बताते हैं कि इसका निर्माण सुमेरियन लोगों ने किया है। मार्टिमर व्हीलर महोदय ये बताते हैं कि इसका निर्माण सुमेरियन लोगों ने किया। ये दोनों लोग एक ही मत पर आधारित हैं। और राखलदास बनर्जी महोदय ये बताते हैं कि इसका निर्माण किसने किया? द्रविड़ लोगों ने किया है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो क्षेत्र में बहुत सारी मिश्रित जातियां पाई गई, मिश्रित उपजातियां पाई गई। ये लगभग 4 प्रकार की उपजातियां थीं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ कि मोहनजोदड़ो में 4 प्रकार की मिश्रित उपजातियां पाएंगी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ये 4 प्रकार की जो मिश्रित उपजातियां थीं उसमें पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी है साथी, दूसरी द्रविड़, तीसरी है अल्पाइन। ये जो द्रविड़ उपजाति है, यही उपजाति मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई गई, या इस उपजाति की जो संख्या थी, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा थे। और चौथी है भूमध्य सागरीय। ठीक है साथी। तो जो मोहनजोदड़ो में 4 प्रकार की जो मिश्रित जातियां पाई गई वो ये हैं। लेकिन कहीं कहीं ये बताया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा जो निवास करती थी वो द्रविड़ भी थी, और कौन सी थी? भूमध्य सागरीय। ठीक है। तो बहुत सारी पुस्तकों में इसको ठीक बताया गया है कि भूमध्य सागरीय लोगों द्वारा मोहनजोदड़ो क्षेत्र में कहीं न कहीं निवास किया गया, और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो इन्हीं के द्वारा निर्मित की गई। तो हम लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में या मोहनजोदड़ो की सभ्यता का निर्माण भूमध्य सागरीय लोगों द्वारा किया गया। ठीक है साथी। तो हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो में 4 प्रकार की मिश्रित उपजातियां पाई गई, जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, द्रविड़ हैं, अल्पाइन हैं, भूमध्य सागरीय हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसका जो निर्माण किया है वो किसने किया है? भूमध्य सागरीय लोगों ने ही किया है। ठीक है साथी, इसे नोट कर लो फटाफट। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आखिर इसका जो विस्तार हुआ है, तो जो विस्तार है इसका वो कहाँ कहाँ तक हुआ है, एक बार मैप में समझ लेते हैं कि विस्तार इसका कहाँ कहाँ तक था।
इधर ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। इसका यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये जो प्रांत पड़ता है वो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान में एक जगह पड़ती है सुत का गेंडोर, ठीक साथी, बलूचिस्तान में। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मांडा, मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी। और ये जो स्थान है वो दाशक नदी के किनारे है, दाशक नदी, ठीक। और यहाँ पर पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी में पड़ता है। और ये है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। इसी तरीके से एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, दैमाबाद, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक। तो अब आप समझ लीजिए कि ये 4 स्थान हैं। तो ये जो सभ्यता थी ये इस तरीके से फैली हुई थी, इस तरीके से। अर्थात इसकी कुछ अगर आकृति को देखें तो लगभग ये सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। कैसे क्षेत्र में? त्रिभुजाकार। कैसे क्षेत्र में थी? त्रिभुजाकार क्षेत्र में। आकृति या इसका जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार, ठीक साथी। और लगभग क्षेत्रफल अगर देखें, इसका क्षेत्रफल तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अर्थात ये लगभग में अगर देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्र में ये फैली हुई थी, ठीक है। इसका कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में भी था। ये सभ्यता, इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थीं, इन सभी सभ्यताओं से इसका क्षेत्रफल बड़ा था। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से इसका क्षेत्र बड़ा था। अर्थात कहने का मतलब है ये पाकिस्तान के क्षेत्र से भी इसका क्षेत्र बड़ा था। फाइनली रूप से आप कह सकते हैं कि ये सभ्यता सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। कहीं कहीं आपको इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। इसकी जो समुद्री सीमा थी, समुद्री सीमा ये साथी 1300 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है। अगर हम उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई को देखें तो ये लगभग 1200 किलोमीटर थी। और पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई देखें तो ये 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है साथी। तो इसे नोट कर लिया होगा। ये इसके अगर क्षेत्र को देखें, क्षेत्र तो ये पाकिस्तान के आपने देखा कि बलूचिस्तान, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, इसमें ये फैली हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से इस सभ्यता का कुछ भाग अफगानिस्तान में भी था, ठीक है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भारत में कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका एक तो
जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, महाराष्ट्र हो गया और आपका यूपी हो गया, ठीक है। इन क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तार था, ठीक है साथी। तो ये सारा कुछ नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।